यश और उदित दो स्टूडेंट्स हैं। एक तरफ जो यश है वो बहुत ही मेहनती स्टूडेंट है, दूसरी तरफ उदित जो है वो एक लेजी स्टूडेंट है। ये दोनों ही आईआईटी बॉम्बे में अपना एडमिशन एम कर रहे हैं। जब ये दोनों जेईई एडवांस का पेपर लिख कर आते हैं और जब इनका रिजल्ट आता है तो यश ने बहुत अच्छा स्कोर किया है उदित के कंपैरिजन में, लेकिन जब इनकी रैंकिंग्स आती हैं तो पता चलता है कि उदित जो है उसको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिल गया, लेकिन जो यश है वो रह गया। उदित क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट था तो उसको रिजर्वेशन के कारण उसका रैंक बम्प हो गई और वो यश से ऊपर रैंकिंग में आ गया और उसको एडमिशन मिल गया। वहीं यश जो है वो जनरल कैटेगरी के होने की वजह से कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया। रिजर्वेशन आपको बता दें, आरक्षण के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी तोड़ी और विपक्ष पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि आरक्षण जारी रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोई आरक्षण छीन नहीं सकता। बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जो दिया है उसी ने देश को ताकत दी है और उस ताकत को कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाई बहनों को 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लेड कमेटी ने लागू किया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन में सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया था। इस प्रावधान के तहत जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं यानी कि एससी और एसटी, इन दोनों को स्पेशल बेनिफिट्स और एडिशनल पर्क्स मिल रहे थे जिससे उनका सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट हो। 1990 में मंडल कमीशन द्वारा लेड कमेटी ने इस लॉ में अमेंड करते हुए अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज यानी कि ओबीसी का भी इसमें इंक्लूजन कर दिया। पर सवाल ये उठता है कि अगर ये लॉ सिर्फ 10 साल के लिए ही लागू किया गया था तो ये आज तक हमारे देश में क्यों वैलिड है और क्यों आज तक चलता आ रहा है। जाहिर सा अर्थ यह निकलता है कि या तो इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से नहीं हुआ जिसके कारण ये आज तक लॉ कंटिन्यू हो रहा है। ये लॉ इनिशियली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए लाया गया था सोसाइटी में, पर अब ये सिर्फ एक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम बन के रह गया है रादर देन द क्लास बेस्ड और इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम दैट इट शुड हैव बीन। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे और हम इन डेप्थ में देखेंगे और हम डिकोड करेंगे कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ये रिजर्वेशन पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया कंट्री में और उसके क्या रेपरकशंस निकल के आए हैं। जो बाकी कैटेगरीज हैं जैसे जनरल कैटेगरी है उस पर इसके क्या रेपरकशंस हुए हैं या उन्होंने से कॉन्सिक्वेंसेस क्या भुगते हैं और इनके पीछे की आइडियोलॉजीज को समझेंगे अच्छे से। और हम कुछ सजेशंस भी देखेंगे और इसकी रियलिटी चेक भी करेंगे कि असली में ये रिजर्वेशन का रियलिटी क्या है इस कंट्री में। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ये रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू ही क्यों करनी पड़ी। इसके दो सीधे से कारण हैं। पहला कारण यह है कि एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। वो क्यों? क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो थी इनको हमने बहुत सालों से ऑप्रेस करके रखा हुआ था अंडर द ब्रिटिश रूल एंड इवन बिफोर दैट। तो इन लोगों का अपलिफ्टमेंट हो और ये लोग लिफ्ट होकर जनरल कैटेगरी के इक्वल आए और ये लोग अपने आप को एलियनेटेड फील ना करें, इसलिए हमें ये पॉलिसी लागू करनी पड़ी। इसका जो दूसरी वजह थी वो ये थी कि हम चाहते थे कि इन लोगों को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले। अब जब हमारा पार्लियामेंट बना तो उसमें जो भी हाईली एजुकेटेड पीपल और जो भी अपर सोसाइटी के लोग थे वही लोग से कंस्टिट्यूट होता था पूरा पार्लियामेंट। तो इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिला उसमें, तो इसीलिए भी हमें जरूरत थी कि कुछ रिजर्वेशन इंक्लूड किया जाए जिसके कारण इन लोगों में से भी कुछ लोग सेलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आए ताकि वो अपने व्यूज रख पाए और एक डेमोक्रेटिकली सरकार चलाने में मदद हो। चलिए एक बार हम निगाह डालते हैं इंडिया में रिजर्वेशन के एक्सटेंट पे। तो इंडिया में मेजरली 3 एरियाज में रिजर्वेशन दिया जाता है। जो पहला एरिया है वो है फील्ड ऑफ एजुकेशन। फील्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि जो आपके कॉलेजेस हैं जैसे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड सो ऑन, इन सभी कॉलेजेस में आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। और इस रिजर्वेशन के तहत जो लेस रिप्रेजेंटेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उसके लोग आके टॉप कॉलेजेस से एजुकेशन प्राप्त करके सोसाइटी में अपना स्थान हासिल कर सकते हैं। जो दूसरा एरिया है वो है फील्ड ऑफ जॉब्स। सो फील्ड ऑफ जॉब्स में आपके आ गए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और ऐसी जॉब्स, वेरियस सिविल सर्विसेज एज वेल। सो इससे होगा ये कि जो लेस रिप्रेजेंटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं वो लोग एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकेंगी और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के कारण उनका और उनकी फैमिली का अपलिफ्टमेंट होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि जो पार्लियामेंट हो गया या स्टेट लेजिस्लेचर हो गया और जो राज्यसभा हो गई। अब इसमें होगा ये कि जो लेस रिप्रेजेंटेटेड सेक्शन है उसके लोग जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, वो लोग अपनी दिक्कतें और अपनी बातें बाकी सबके सामने रख पाएंगे और इस पे लॉज और वो सब भी बन पाएंगे वेरी इजीली। ये लॉ इंडिया में 1950 से चला आ रहा है।
इस हिसाब से ये लॉ आज तक नहीं चलना चाहिए था और पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। बट ये लॉ आज तक चल रहा है, इसका ये मतलब है कि ये लॉ बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहा है, क्योंकि इसकी इनिशियल टाइम लिमिट सिर्फ 10 साल थी। आज तक चलने का ये भी मतलब है कि हमारे देश के पॉलिटिशियंस ने इस लॉ को तोड़ मरोड़ के टाइम एंड अगेन अपने बेनिफिट के लिए यूज किया है। बेनिफिट के लिए यूज कैसे किया है? तो बेनिफिट के लिए यूज ऐसे किया है कि जब इलेक्शंस का टाइम आता है और तो कोई ना कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उठ के आ जाता है कि हमें रिजर्वेशन इंक्रीज किया जाए। और जो सरकारें होती हैं जिनको पावर में आना होता है, उनको पता होते हुए भी कि वो नहीं कर सकती हैं इंक्रीज कॉन्स्टिट्यूशनली, फिर भी वो इन लोगों से फेक प्रोमिसेस कर देती हैं कि हाँ हम आपका रिजर्वेशन इंक्रीज कर देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार रिजर्वेशन का कोटा 50% से बढ़ाकर 60% करेगी। 1992 में इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजर्वेशन पॉलिसी पे, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की पॉलिसी पे 50% का एक कैप लगाया था। इस 50% के कैप के तहत जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो 50% से टोटल मिला के सब कुछ ऐड करके, जितनी भी कास्ट और ट्राइब्स इन सब का ऐड करके 50% से ज्यादा इंक्रीज नहीं किया जा सकता है एट एनी कॉस्ट। लेकिन 2019 में अरुण जेटली, जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस लड़ा और इस चीज को ओवर रूल करवाया और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं ऑफ द सोसाइटी, इसको भी अलग से रिजर्वेशन दिलवाया गया और अब ये टोटल जो है 59% तक आ चुका है। अब जाहिर सी बात है 59% मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा रहा है 59.50% कैसे है। 59.50% का ये मतलब है कि जो जनरल कैटेगरी है उसके पास से 40% रिजर्वेशन बच गया है। इससे जनरल कैटेगरी को ये फील होता है कि अब उन लोगों को एलियनेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये टेक्निकली सही नहीं है, बट स्टिल ये फीलिंग डेवलप हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप देखें कि जो आपसे लेस डिजर्विंग है वो आगे निकल रहा है और आप जो कि डिजर्विंग है, आपके मार्क्स भी ज्यादा आए हैं, पर आपको उस कॉलेज में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है क्योंकि आपकी सीट जो है वो किसी रिजर्वेशन वाले बंदे को दी जा रही है। इस सेगमेंट में हम इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी का रियलिटी चेक करेंगे और हम देखेंगे कि ये पॉलिसी इंडिया में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रही है। सबसे पहले हमें इसमें एक टर्म समझना पड़ेगा, जो टर्म होता है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर बेसिकली कहा जाता है उन लोगों को जो कि एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं लेकिन फिर भी वो हाईली प्रिविलेज्ड हैं, यानी कि वो लोग जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास अपने ग्रुप के जो सबसे एडवांस लेवल के लोग होते हैं उनको क्रीमी लेयर कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंसान है जो कि शेड्यूल्ड कास्ट को बिलोंग करता है। अब वो शेड्यूल्ड कास्ट का बंदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसी हाई पोस्ट तक पहुंच गया है। इस पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी जो उसके जो डिसेंडेंट्स है, जैसे कि उसके बच्चे जो हैं, वो भी अपने रिजर्वेशन का फायदा उठा के IITs, NITs और इन सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। तो क्या ये बात सही है? क्योंकि वो अब उनका अपलिफ्टमेंट हो चुका है, वो इतनी हाई पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, फिर भी वो लोग अपने रिजर्वेशन के टैग का फायदा उठा के अच्छे एजुकेशन का एक्सेस ले रहे हैं और किसी डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट खा रहे हैं। कि जो रिजर्वेशन है वो एक्चुअली में सिर्फ 1% ऑफ द इंटेंडेड टारगेट्स को ही बेनिफिट कर पाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में 22 करोड़ SCs मौजूद हैं, बट उन 22 करोड़ SCs में सिर्फ 1% ऑफ दोज SCs को ही फायदा हो पा रहा है। बाकी जो 99% शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उन तक इसका बेनिफिट पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि वो इतने डीप सीडेड, वो इतने ज्यादा पिछड़े हुए हैं कि उन तक इसका कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंचता है। इसका जो दूसरा रेपरकशन होता है वो ये होता है कि सबसे पहले जो SCs या ST या कोई भी और कास्ट के लोग होते हैं जिनको रिजर्वेशन मिला होता है, वो लोग अपने माइंड में ये नैरेटिव सेट कर लेते हैं कि हमें तो रिजर्वेशन मिल ही जाएगा, हमें क्या जरूरत है मेहनत करने की, या हमें क्या जरूरत है पढ़ने की, हम कुछ भी करेंगे, पेपर जाएंगे, अटेम्प्ट करेंगे और रिजर्वेशन ले लेंगे, तो हमें जरूरत ही नहीं है और कुछ ज्यादा पढ़ने की। इससे ये होता है कि वो हार्डवर्क करना छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा कि अभी वो एजुकेशन भी भले ही प्राप्त कर लेंगे, बट अगर हार्डवर्क नहीं करेंगे तो उसके आगे उनको जॉब नहीं मिलेगी, फिर वो पढ़ के भी जॉबलेस घूमेंगे। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है ये सोसाइटी में एक डिवाइड क्रिएट कर रही है।
ये एक जनरल SC ST वर्सेस OBCs वर्सेस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये एक डिवाइड क्रिएट कर रही है सोसाइटी में। इस रिजर्वेशन की पॉलिसी का पूरा फायदा उठाने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने स्टार्ट कर दिया है जनरल और बाकी सारी रिप्रेजेंटेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के बीच में एक डिवाइड क्रिएट करना। SP BSP जैसी पॉलिटिकल पार्टीज यूपी में पिछले इतने सालों से चुनाव सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर मुद्दों पे जीतती आ रही। कार चाहे कोई भी लॉ क्यों ना निकाल ले, लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ लॉ से नहीं आता। आर्टिकल 15 में लिखा है कि किसी को भी कास्ट क्रीड के बेसिस पे डिफरेंशिएट या मार्जिनलाइज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये चीज होती आती है। हम अपने आसपास के ऐसे बहुत एग्जांपल्स उठा के देख सकते हैं। ये चीज दिस हैज टू कम फ्रॉम विद इन। ये चीज ऐसे नहीं आएगी कि कोई लॉ एनफोर्स कर दिया जाए और आप उनको रिस्पेक्ट करने लगो, ऐसा नहीं होगा। ये माइंडसेट है जो हमें अपने आने वाले जनरेशन को भी उनको सिखाना पड़ेगा कि देयर इज नो पर्सन दैट इज डिफरेंट, एवरीवन शुड बी इक्वल। और ये लॉ, ये हमें किसी को बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। नो वन शुड फील दैट ही इज डिफरेंट और मार्जिनलाइज्ड एट ऑल। अब मेरे कुछ सजेशंस हैं इससे रिलेटेड, ये सिर्फ मेरे ओपिनियंस हैं जो मैं सोचता हूँ कि कुछ सजेशंस जो अप्लाई किए जा सकते हैं। तो जो सबसे पहला सजेशन है वो ये है कि जो क्रीमी लेयर होती है सोसाइटी में, उस क्रीमी लेयर को इस रिजर्वेशन पॉलिसी से हटा दिया जाए इमीडिएटली। उससे होगा ये कि जो क्रीमी लेयर जो कि अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हो चुके हैं और अब वो वेल टू डू हैं, तो उनके डिसेंडेंट्स को कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए रिजर्वेशन की। सो उनको पहले ही हटा देना चाहिए रिजर्वेशन से, ताकि जो उनके नीचे के लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाए और वो रिजर्वेशन का फायदा उठा सके। जो सेकंड चीज है वो ये है कि जो कई लोग होते हैं जो सिर्फ कास्ट टैग का फायदा उठाते हैं, जो वेल टू डू होते हैं बट वो सिर्फ कास्ट टैग का फायदा उठा के बाकी एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन हमें वो भी देखना चाहिए कि हमें सिर्फ ये जो टैग्स, ये जो अपॉर्चुनिटीज है, ये सिर्फ अनप्रिविलेज्ड लोगों को मिले, ना कि जो वेल टू डू है उनको। तो तीसरा जो सजेशन है वो ये है कि हम ये कर सकते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो स्कूलिंग होती है, हम उस स्कूलिंग में ये सब चीजें पढ़ाना ही छोड़ दें। अब हमें हिस्ट्री में बचपन में 6th 7th क्लास में पढ़ाया जाता था कि ये जो कास्ट सिस्टम होता है, वैश्य शूद्र वर्ण ब्राह्मण, हमें इन सबको कंप्लीटली अबॉलिश करना चाहिए और हमें ये चीज पढ़ानी ही नहीं चाहिए बच्चों को। इससे माइंड में हम इनिशियल लेवल पे ही उनके डिवाइड क्रिएट कर देते हैं। ये चीज बिल्कुल हटा देनी चाहिए अपने एजुकेशन करिकुलम से ही। जो एक फाइनल सोल्यूशन जो मुझे लगता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, वो ये बोलूंगा मैं कि इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शंस को ही रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, इसको कंप्लीटली अबॉलिश कर देना चाहिए, कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने सारे टॉपिक्स आपके सामने रख दिए हैं जो रिजर्वेशन की रियलिटी मुझे लगती है, और जो फ्लॉज मैंने सिस्टम में देखे हैं और जो सजेशंस हो सकते हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मतलब आपको पसंद तो आया ही होगा। अगर आपको मेरे से डायरेक्टली बात करनी है तो ये मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल दिए हुए हैं, इन पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा और हम आपस में इंटरेक्ट भी करने को मिलेगा। तो मैं आता हूँ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जय हिंद।